फाइन। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग, ये हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा इंडियन बजट का। फाइन। तो इसमें भी बहुत सारे सैलेंट फीचर्स देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, पहला मॉड्यूल में हम लोग केवल डेटा देखे हैं, क्या है भारत सरकार कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ जाएगा, ये सब डेटा। सेकंड में हम लोग सैलेंट फीचर्स देखे थे, कितने नंबर तक, 31 तक देखे थे ऑप्सो, और यहाँ से 32 स्टार्ट है। तो लगभग 30 तुम्हारा है, और टोटल 30 + 30 + 30 90 जो सैलेंट फीचर्स वो दिया गया इंडियन बजट से, समझे। तो यहाँ पे देखो 32 को समझने से पहले तुमको इस बात को समझना होगा स्टूडेंट कि अर्बन गवर्नेंस बहुत ही पोर स्थिति है अर्बन गवर्नेंस का, है ना। और बैक टू बैक अभी हाल फिलहाल में बैक टू बैक हम देखेंगे एडिटोरियल्स में, तो इसके ऊपर तो बहुत कुछ आया है और मैंने क्लास में पढ़ाया है तुम लोग को। याद करो कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है उसमें प्लानिंग ठीक नहीं है। अब कहो कि टायर 2 और टायर 3 किसको बोल रहे हैं। अच्छा पहले ये बताओ तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ का अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टायर 1, टायर 2, टायर 3, बताओ तो। मोदी जी भी अपनी स्पीच में हर समय जिक्र करते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़। क्या होता है इसका मतलब, टायर 1 सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो सिटी, बात समझे। टायर 2 का मतलब होता है जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा 1 लाख से कम, बात समझे ना। और टायर 3 सिटीज़ का मतलब क्या है, जहाँ पे 50,000 से नीचे 20,000 से ज़्यादा, वो टायर 3 सिटीज़ होते हैं। देखो समहाउ टायर 1 जो सिटी है जहाँ पे 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पे अर्बन गवर्नेंस पैटर्न ठीक है, नॉट सो गुड बट नॉट सो बैड ऑल्सो। बट जो दिक्कत है ना स्टूडेंट, वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है, जहाँ पे पॉपुलेशन तुम्हारा वही 50,000 के आसपास के रेंज में है। तो अब याद करो कि कुछ साल पहले एक यही बजट ही आया था और सर्वे भी था, उसमें लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का बात किया गया था। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप यानी कि देखो कि ये भी एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल जानते हो ना, लूप में फंसने वाला साइकिल है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आपको सर्विस बहुत कम दे रहा है। जैसे बेगूसराय में होता है, यहाँ पे कोई ढंग का सर्विस नहीं है, तो जब ढंग का सर्विस नहीं है तो हम भी टैक्स ढंग का नहीं दे रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम टैक्स उतना अच्छे से नहीं दे पा रहे इसलिए हमको सर्विस नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक तरह से विशियस साइकिल है, और जिसके वजह से जो अर्बन गवर्नेंस पे काम होना चाहिए था स्टूडेंट वो हो नहीं पा रहा है। बात समझे। फॉरेन कंट्री में समझो, फॉरेन कंट्री में बहुत सुविधा है सिटीज़ को कि वो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, एक बॉन्ड है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकता है। अब वो जारी किया, जारी करके जो पैसा मोबिलाइज हुआ वो तुम्हारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ। कितना अच्छा व्यवस्था है। माँ हमारे कंट्री में म्यूनिसिपल जो बॉन्ड्स है उसका मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। एक ही दो सिटी छोड़ के, एक ही दो सिटी के पास ये पावर है, पुणे वगैरह सब जो है ना, जो बेस्ट सिटी है इंडिया में, वही म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है, वो भी नेशनल स्टेज में है अभी। आर गेटिंग में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ निर्णय लिया है कि हमारा जो अभी अर्बन क्योस देखते हैं हम लोग, अर्ब क्या हो रहा है देखते हो, इंडस्ट्रियलाइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिना प्रॉपर प्लानिंग का, तो सर्विस ठीक से मिल नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इसीलिए सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है स्टूडेंट। 32 देखो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने होंगे। क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, जैसे अब कम टैक्स लगे तो लो इक्विलिब्रियम टैप में फंस गए, टैक्स कम दे रहे हो तो सर्विस भी कम मिल रहा है तुमको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, सही बात है ना। तो अभी क्या करना होगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ये आश्वस्त करे कि हम सर्विस आपको बेटर देंगे, आप टैक्स हमको बेटर दो। तो अच्छा साइकिल बनना चाहिए, गुड साइकिल बनना चाहिए। तो उसके लिए रिफॉर्म्स लाया जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर रिफॉर्म्स लाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो अच्छा काम करे, लोगों के भलाई के लिए काम करे। समझ में आया स्टूडेंट। पहला रिफॉर्म्स ये लाएंगे। दूसरा देखो, रिंग फेंसिंग यूजर चार्जेस। क्या होता है रिंग फेंसिंग यूजर चार्जेस, यानी कि मान लो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि लेट से किसी भी म्यूनिसिपल ने एक बॉन्ड जारी किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बॉन्ड जारी किया और बोला कि और जारी किया और पैसा मोबिलाइज किया, लेट से पैसा मोबिलाइज किया लगभग मान लो कि 100 करोड़ मोबिलाइज किया। अब वो 100 करोड़ मोबिलाइज किया तो वो 100 करोड़ में 50 करोड़, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सैक्रोसेंट नहीं है, 50 करोड़ क्या किया कि सैनिटेशन के लिए यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए म्यूनिसिपल ने खर्च कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, कहाँ से लाया था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी करके पैसा जो आया, चल जा ध्यान सुनो यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है तुम लोग को ना। वो बॉन्ड जारी किया, बॉन्ड जारी करके जो पैसा आया उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर वाला व्यवस्था क्रिएट कर दिया सिटी में। ठीक है, अब चूंकि ड्रिंकिंग वाटर वाला व्यवस्था जनरेट कर दिया तो लोग पैसा देगा ना उसको, जैसे हर घर नल से योजना बन रहा है तो तुम यूजर फी तो दोगे ना, फ्री थोड़ी देगा तुमको, यूजर फी लगेगा महीना महीना। तो जो उसका जो पैसा आए तो वो पैसा को म्यूनिसिपल बॉन्ड जो दिया गया है वो कर्जा है ना तुम्हारे पास, उसको बैक करना होगा ना, पैसा बॉन्ड जारी किया हो तो फिर वापस करना होगा ना, तो वो पैसा उसी चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। आई मीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके जो आपने जारी किया और पैसा लिया वो आपके ऊपर कर्ज है, आपको लौटाना होगा ना, तो लौटाने के लिए जो आप ड्रिंकिंग वाटर पर पैसा लेते हो वही पर्पस के लिए ही होना चाहिए। कहने का मतलब आपका फाइनेंस मिक्स नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आपने पैसा लिया था उसी चीज़ में वो खर्च होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यही तुम्हारा क्या है, रिंग फेंसिंग यूजर चार्जेस, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने पैसा खर्च किया और वहाँ पे यूजर फी हो रहा है, तो यूजर फी होने के बाद जो पैसा आपका आ रहा है तो उसी चीज़ के लिए आप उसको उस फंड को डाइवर्ट कर रहे हो, दूसरी चीज़ के लिए डाइवर्ट नहीं करोगे। कहने का मतलब ये हुआ, समझ में आया ना स्टूडेंट। तो इस तरह हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे। पहले प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाना होगा, बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरा क्या है कि रिंग फेंसिंग यूजर चार्जेस करना है ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर हो सके, और सिटीज़ को ना
सिटीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, यानी कि सिटीज़ को इंकरेज किया जाएगा ताकि उसका क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि उसका जो क्रेडिट ऑडिटिंग है वो बेटर हो सके और वो इस पोजीशन पर हो सके ताकि वो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को जारी कर सके, जो कि इंटरनेशनली होता है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, इसमें जो भी चर्चा होगा 32, 33, 34, इसमें टोटल हम अर्बन गवर्नेंस पे बात करेंगे। तो बात समझे, अर्बन गवर्नेंस पे क्या काम करेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस लाएंगे, उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। दूसरा क्या है कि रिंग फेंसिंग यूजर चार्जेस लाएंगे ताकि हमारा जो सिटीज़ का जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ सके और वो इस पोजीशन पर रह सके कि वो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी कर सके और जो पैसा मोबिलाइज हो उस पैसा से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। दूसरा देखो RIDF, ये जरूर सुना होगा तुम लोगों ने। इसका मतलब है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब देखो ये कहाँ से बनता है? RIDF यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, सिंपल, वो नाम सुन के ही पता चल रहा है तुम लोग को कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मतलब वो फंड जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अब ये फंड में पैसा आता कहाँ से? जानते हो ना कि हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, बैंक्स को 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना होता है। 100 रुपया है तो 40 रुपया भारत सरकार पहले ही बोल चुका है कि आपको फार्मर्स को देना है, आपको ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए देना है, ये वो पूरा। बात यही नहीं कि बैंक हमेशा 40% देता है, कभी कभी बैंक शॉर्टफॉल भी हो जाता है, वो 30% दे रहा होता है, 20% दे रहा होता है। तो 40% कैप है और उसने 30% दिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो 10% बचा ना। तो 10% जो पैसा बचा वो पैसा एक्चुअल में यहाँ पे इस डेवलपमेंट फंड में डाइवर्ट हो जाता है। बात समझे? कुछ भी समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे तो सिमिलरली जो RIDF जिस तरह काम कर रहा है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से जो पैसा डाइवर्ट होकर आया, क्योंकि शॉर्टफॉल की वजह से 40 बोले थे कि 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है, मगर बैंक्स ने कितना दिया? 30 दिया, 10 बचा ना, तो 10 बच के तुम्हारा RIDF फंड में आ जाएगा। तो सिमिलरली उस फंड को अब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खर्च करेंगे। ये अच्छा कदम है, क्योंकि हर समय हम गांव बात करते हैं, मगर नो, हमें एट द सेम टाइम अर्बन पे भी बात करना चाहिए, समझे? तो वही बात है कि जस्ट लाइक योर RIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाए जाएंगे और उसको उसी तरह यूज किया जाएगा जैसे RIDF को यूज किया जाता है। यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो शॉर्टफॉल होगा, यानी कि 40% है, 30% हुआ, 10% का जो शॉर्टेज है वो यहाँ पे फंड में चला जाएगा। और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करने वाला जो संस्था है वो नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कि जानते हो ना RBI के अंदर ही आता है, बताए होंगे क्लास में कभी, लेवल 1, ठीक है ना। तो नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगा इस फंड को। और ये फंड कहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट? टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। समझ गए? टायर 2 और टायर 3 सिटीज समझ में आ गया ना? टायर 2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 50,000 और 1 लाख के बीच में। और टायर 3 का मतलब क्या है कि 20,000 और 50,000 के बीच में, 20,000 और 50,000 के बीच में ऐसी सिटीज में पैसा खर्च होगा। कौन सा पैसा? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कौन मैनेज करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक, जो किसके अंदर है? RBI के अंदर है, समझे? और इसके लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का पैसा अलग किया है और प्रत्येक साल खर्च किया जाएगा इस चीज के लिए। बात समझ में आया तुम लोग को? अब देखो, अब तुम लोग को याद होना चाहिए कि 2013 में एक एक्ट आया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग ना हो, है ना। हाथ से आदमी सेप्टिक टैंक में काम नहीं करे, नहीं घुसे। देखते हो ना, हाथ से आदमी टॉयलेट सब साफ करता है या फिर सेप्टिक टैंक में उतर जाता है, जिसकी वजह से आदमी बहुत मर जाता है वजह से। उसके लिए हजार्डियस प्रोविजन ऑफ हजार्डियस मटेरियल्स करके एक 2013 में एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट से, ताकि ये वाला चीज़ मैनुअल स्कैम, ये वाला चीज़ ना हो सके। मैनुअल स्कैम यानी कि हाथ से आदमी वो डर्ट प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाए या फिर सेफ्टी टैंक में नहीं उतरे। तो उसलिए देखो भारत सरकार का क्या प्रयास है कि जितने भी सिटीज़ है, जितने भी टाउन्स है, उसमें 100% मैकेनिकल डिसलेजिंग होना चाहिए। मैकेनिकल डिसलेजिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि मशीन से कूड़ा साफ होना चाहिए। जैसे देखते हो ना, आदमी लोग उतर जाता है, सेप्टिक टैंक में उतर जाता है, तो कई लोग सांस सफोकेशन की वजह से मर जाता है। हालांकि 2013 में ये एक्ट लाया गया, उसके बावजूद भी ये घटना रुक नहीं रहा है, घटना लगातार हो रहा है। इसलिए याद करो कि इजराइल के साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ था कि ताकि जो भी टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड है, स्कैवेंजिंग से सेप्टिक टैंक को ठीक करने के लिए जो ऑटोमेटेड डिवाइसेस सब है, वो हम लाने का प्रयास किए थे। हाँ देखो, इजराइल से हमारा बहुत समझौता हुआ, डिसैलिनेशन प्लांट्स के लेके भी हुआ था और ये चीज़ के लेके भी हुआ है। तो देखो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी सिटीज़ और टाउन्स हैं उसमें हम 100% मैकेनिकल डिसलेजिंग कर सके सेप्टिक टैंक्स का, सीवर्स का, ताकि जो मैन होल आदमी घुस के जो साफ करता है वो हम मशीन होल मोड बना सके, यानी कि मशीन उसको साफ कर रहा है। उसके बावजूद भी 2013 में एक्ट आने के बावजूद भी स्थिति बहुत खराब है, कहने का मतलब ये है। और हमें जल्द से जल्द 100% स्विच करना होगा, अदरवाइज ह्यूमन वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। बात समझे ना। और बेचारे जो फंसते हैं यहाँ पे, जो लोग मरते हैं, वो बेचारे सो कॉल्ड छोटे कास्ट के होते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी एक दिक्कत होता है। बात समझ में आ गया ना? आगे देखो, मिशन कर्मयोगी, जानते हो ना मिशन कर्मयोगी? जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे स्टेट का गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट में समझे बहुत तरह का होता है, ये IPS भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता है, और भी बहुत सारा पोस्ट है। तो मिशन कर्मयोगी आया था स्टेट्स और यूटीज के लिए, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान पे काम हो सके, स्पेशली सिविल सर्वेंट के लिए। क्या होता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान? यानी कि वो और बेटर निखर सके, उसकी कैपेसिटी और डेवलप हो सके, इसलिए मिशन कर्मयोगी को लाया गया था। 1-1.5 साल पहले की बात है। अब देखो गवर्नमेंट ने एक और इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो क्या है? आई गॉट कर्मयोगी।
पहले मिशन कर्मयोगी चल रहा था हर स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, ताकि जो सिविल सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, है ना, उसका इंप्रूवमेंट हो सके। और अब उसी सिलसिला को और कंटिन्यूअस प्रोसेस में आगे बढ़ाया है स्टूडेंट, यानी कि वो चल रहा था, ऐसा नहीं कि वो ठप हो गया था। उसी चीज को एक और नया मोमेंटम देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड आई गॉट कर्मयोगी। इसका मतलब क्या कि वही कंटिन्यूअस लर्निंग होगा बहुत सारे गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए, ताकि वो स्किल और बेटर कर सके, क्योंकि ऑनलाइन उसको बहुत सारा ऐसा साधन मिल जाएगा पढ़ने का, लिखने का, ट्रेनिंग का, उससे वो स्किल को और डेवलप करेगा और गवर्नेंस पैटर्न ठीक करेगा हमारे कंट्री का। तो बिल्कुल जितने भी अभी का जो IPS IAS जितने भी सिविल सर्वेंट है सब इस चीज़ से कर रहे हैं और अपना जो स्किल है वो और डेवलप कर रहे हैं। चलो बात समझ में आ गया तुम लोग को। उसका देखो ईज ऑफ डूइंग को भी ठीक किया गया है। अब देखो ईज ऑफ डूइंग का मतलब क्या कि हर वो व्यवस्था जिसकी वजह से बिजनेस आसान हो जाए, है ना। जैसे देखो लेबर रिफॉर्म्स करना, लैंड रिफॉर्म्स करना, कंट्रैक्चुअल साइंस जल्दी से हो जाना। देखते हो ना न्यूजीलैंड सब, ऑस्ट्रेलिया सब में एक दिन के अंदर ही, कुछ घंटा के अंदर ही एक बिजनेस वहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बट इंडिया में बहुत टाइम लेता है कि नहीं लेता है स्टूडेंट। तो और देखो इसको समझना है तो तुमको पिछले साल का वो ड्रोन रिलैक्सेशन याद करो कि ड्रोन्स पे कितना कंप्लाइंसेस था, उसको घटा के बहुत कम कर दिया गया ना। तो सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे भी इस बात को समझना होगा तुम लोग को कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बढ़े, तो इसलिए जो 39,000 कंप्लाइंसेस था उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको बहुत कम कर दिया गया, समझे ना। बहुत सारा कंप्लाइंसेस था। अब जितना ज़्यादा कंप्लाइंसेस होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लो कि तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अब तुमको लेबर का तुम कंप्लाइंस लेके आओ, इन्वायरमेंट का कंप्लाइंस लेके आओ, तुम दूसरा कंप्लाइंस लेके आओ, तब बिजनेस होगा कहाँ स्टार्ट। बात समझ रहे हो ना। इसलिए कंप्लाइंस 39,000 ऐसे कंप्लाइंसेस को रिड्यूस किया गया है। और उतना ही नहीं, लगभग 3500 लीगल प्रोविजंस को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्या होता है लीगल प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज करने का मतलब? देखो केसेस दो टाइप के होते हैं, एक सिविल केसेस, एक क्रिमिनल केसेस, है ना। अब मान लो कि कोई आदमी, क्रिमिनल केसेस बहुत डेंजर चीज़ है, सिविल तो चलो थोड़ा सुलझा भी जाओगे, मगर क्रिमिनल केसेस का चार्ज लग गया तो कोर्ट कचहरी, फिर बार बार दौड़ते जाओ। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि ऐसे लगभग 3500 जो लीगल प्रोविजन है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी कोई आदमी फंसता है केसेस में तो उसको थोड़ा सा पेनल्टी देकर छोड़ दो, काहे कि पेनल्टी देकर यदि नहीं छोड़ने का प्रावधान हो तो कोर्ट कचहरी का बहुत लंबा चक्कर होता है, इससे तंत्र का ही पावर खत्म होता है, बहुत टाइम लगता है ना। अभी द्रौपदी मुर्मू का तुम लोग भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो बच्चे लोग? द्रौपदी मुर्मू क्या चीज़ पे बोलती है कि प्रिजन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जेल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भारत आज़ाद भारत है, ये जेल जितना कम हो उतना बेटर है। तो जेल कम हो उतना बेटर, इसका मतलब क्या है कि जितने भी लीगल प्रोविजन वो घटे, ताकि आदमी जो छोटा दोषी पाया गया वो अपना एक पनिशमेंट पेनल्टी भरे और निकले वहाँ से। अब जैसे देखो दारूबंदी हुआ तो दारूबंदी तो की वजह से तो बर्बादी हो गया बिहार कि जो आदमी दारू पिया उसका ही मुंह सुन के डाल दिया जेल में तुम लोगों ने, मतलब क्या ना, ये अच्छी बात नहीं है। उसे ओवर क्राउडिंग होगा फिर जेल और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे लोग हैं, पूरा पड़ा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, कब आएंगे पिताजी, कब खाना खिलाएंगे, तो प्रॉब्लम होता है। यही चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट कि लगभग 3500 ऐसे लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि स्मॉल पेनल्टी लगेगा और आपको छोड़ दिया जाएगा, विच इज अ वेरी प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाएगा इस चीज़ को। और ताकि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस रहे, यानी कि गवर्नेंस क्या है, ट्रस्ट बेस्ड पे है, विश्वास पे रहे, इसके लिए सरकार ने एक जन विश्वास बिल भी लाया है, ताकि 42 सेंट्रल एक्ट से उसमें संशोधन किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेंट्रल एक्ट की वजह से जो लोग फंसते हैं, जेल जाते हैं, उसको रिलैक्स मिल सके वहां से। और ये बिल लाया है, किसी दिन एक्ट बन जाएगा पार्लियामेंट से। बात समझ में आया ना। तो ये बिल का नाम है जन विश्वास बिल। देखो बिल का भी नाम ऐसा नाम है कि जिसे तुम डिकोड कर सकते हो कि कहना क्या चाह रहा है। बात समझ, क्योंकि लीगल प्रोविजंस को हमें डिक्रिमिनलाइज करना है बहुत सारा, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ सके तेजी से और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस वाला जो पैटर्न है वो स्टैब्लिश कर सके हम सोसाइटी में। देखो फॉर द रियलाइजिंग ऑफ मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। देखो दो अलग चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में बनाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारत में बनाया गया वो भारत के लिए काम दे, दो अलग विषय है ना। इंडिया में बनना अलग चीज है, बट इंडिया में जो बना है और इंडिया के लिए यूज हो वो अलग चीज है, दो अलग चीज है ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं तुम लोग? यानी कि जो विजन हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में स्थापित करना और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किए वो भारत के लिए काम करना, उसके लिए 3 सेंटर को चुना गया है। 3 बेस्ट सेंटर हमारे भारत के जो बेस्ट एजुकेशनल टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको चुना जाएगा। हो सकता है IIT कानपुर सब हो या हो सकता है उससे भी बेटर हो। तो 3 ऐसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चुना गया जहां पे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम, सॉरी मेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो सके और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है वो भारत के लिए काम आ सके। इसके लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सेट अप इन टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसे 3 बनाए जाएंगे। समझ गए? 2 चीज है, एक चीज नहीं है, 2 चीज है, भारत में बनना और भारत के लिए काम आना। आगे देखो, अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। अब नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जितने भी एनोनिमाइज्ड डेटा है, क्या होता है इसका मतलब? जो डेटा जिस पे आपका नाम नहीं है, एनोनिमस डेटा बोलते हैं ना। एनोनिमस डेटा का मतलब क्या होता है? जो पता नहीं है कि ये कोमल का है कि जी कुमार का है कि कवि का है कि शैलजा का, किसी को पता नहीं है। तो ऐसे डेटा के लिए एक पॉलिसी लाया गया है, नेशनल डेटा गवर्नमेंट पॉलिसी। और जितने भी तुम्हारा जो डेटा है जिसके बारे में पता नहीं है, ऐसे डेटा को यूज कर सकता है स्टार्टअप और एकेडमिया। ताकि देखो ना, आज गूगल इतना बड़ा क्यों बना है, आज माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा क्यों बना है, या फिर ई-कॉमर्स साइट इतना बड़ा क्यों बना है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा, ताकि डेटा कल्चर भारत में भी डेवलप हो सके। ठीक है ना, इसलिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाए गए हैं।
ताकि जितने भी एनोनिमाइज्ड डेटा है, यानी कि जो डेटा के बारे में पहचान नहीं, ऐसे डेटा को एसेस करना और इस चीज़ को यूज़ करना बाय स्टार्टअप एंड एकेडमिया, ताकि इनोवेशन आ सके, ताकि गूगल टाइप का हम भी कुछ बना सके, माइक्रोसॉफ्ट टाइप का कुछ हम बना सके। बात समझे? पैन देखो, पैन जानते हो ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी देखो जानते हो ना, परमानेंट कोई भी आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कंपलसरी क्या होगा? पैन कार्ड। पैन कार्ड आप दिखा दो, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो यही बोला कि अब से पैन तुम्हारा कॉमन आइडेंटिफायर होगा कोई भी फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अपना पैन कार्ड दिखा दो, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट एजेंसी इस चीज को स्वीकार कर लेगा, ठीक है, आपका आइडेंटिफाइंग जो कार्ड है वो पैन कार्ड है। सिंपल, समझे? दिस विल ब्रिंग, इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ना आपसे आधार कार्ड मांग रहा है, ना आपसे राशन कार्ड मांग रहा है, ना बाकी चीज मांग रहा है, ना इनकम टैक्स से कुछ मांग रहा है, बस आप पैन कार्ड दो, बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ, बट इस चीज के लिए पार्लियामेंट के द्वारा लीगल मैंडेट दिया जाएगा, जो अभी नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि दिस विल ब्रिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू अ लीगल मैंडेट। बट ऐसे नहीं, लीगल मैंडेट के थ्रू इस चीज को फैसिलिटेट किया जाएगा। कहने का मतलब पैन कार्ड को कंपलसरी किया जाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट से लॉ अभी बनेगा, अभी बना नहीं है। लीगल मैंडेट मतलब समझो, तुरंत पार्लियामेंट का वो हवाला दे रहा है। बात समझ गए ना? स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग। देखो नीति आयोग काम क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि स्टेट और सेंटर साथ में काम करें। तो ये जो चीज है, स्टेट और सेंटर काम करें, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसी तरह 3 साल बना रहेगा। और भारत का ये प्रायोरिटी रहेगा कि स्टेट और सेंटर मिलके एक भारत श्रेष्ठ भारत काम कर, उसके लिए काम कर सके। बात समझे? द स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग विल बी कंटिन्यूड फॉर 3 years फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टुवर्ड्स नेशनल प्रायोरिटीज। समझ गए ना वही चीज जो हम बोले हैं अभी? अब देखो यहाँ पे जो तुम लोग को पढ़ाया गया वही सब चीज यहाँ पे लिखा गया है। मैं उससे पहले तुम पहले 41, 42 देख लो, तब समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, विवाद से विश्वास बताए थे तुम लोग को, विवाद से विश्वास का स्कीम। विवाद से विश्वास का मतलब क्या? कुछ भी डिस्प्यूट है वो जल्दी दे दो, पैसा दे दो, है ना, जो फाइन लगता है दे दो, आप सुलझा दो। डेट कॉल्ड विवाद से विश्वास। और ये विवाद से विश्वास फेज 2 है, पहले भी आया था। अब देखो इसमें एमएसएमई को बहुत फायदा हुआ। अब देखो एमएसएमई तो एक तो बेचारा एमएसएमई का हालत खराब हो गया डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, जीएसटी के टाइम में भी, और ये कोविड-19 के टाइम में भी, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्रेडिट पे टिका रहता है ना, उसको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैश चाहिए। तो विवाद से विश्वास जो स्कीम था वो एक तरह से डिस्प्यूट को खत्म करने का तरीका था कि आप पनिशमेंट के रूप में कुछ आप फाइन दे दो और आपका मैटर सुलझ जाएगा, कोर्ट कचहरी का काम नहीं होगा। तो सेकंड वाला भी चीज हम फेज 2 वाला भी चीज ला रहे हैं, ताकि जो भी डिस्प्यूट है सरकार या फिर सरकार का जो एजेंसी है, पीएसयूज है, उसमें वो क्या हो सके, सुलझ सके, अच्छे से सॉल्व हो सके। समझे? और इसका एमएसएमई को बहुत फायदा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो देखो, विवाद से विश्वास फेज 2 का फायदा ये होगा कि जो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है सरकार और सरकार के अंडरटेकिंग्स में, यानी कि पीएसयूज में, वो सुलझ जाएगा। और आर्बिट्रल अवार्ड क्या होगा तुम्हारा? वो आराम कोर्ट में, तुम्हारा कोर्ट में जाने से पहले ही सेटल डाउन हो जाएगा। अदरवाइज कोर्ट में जाएगा तो लिटिगेशन होगा, लिटिगेशन होगा तो बहुत टाइम खराब होगा। तो टाइम खराब होगा तो गवर्नेंस थोड़ी बोलोगे इसको। समझ गए? फेज 3 देखो, ई कोड पहले भी लागू हुआ था और फेज 3 ई कोड लागू हो रहा है। इसके अंतर्गत तुम्हारा इसको आगे बढ़ाने, ई कोड जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि अब जब पूरा सभी दुनिया ही डिजिटलाइज हो रहा है तो ई कोड को भी डिजिटल करने की जरूरत है। अब प्रोसेस देखते हो ना, उस दिन आया था ना सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा चीज़, अभी देखते हो कितना आता है यूट्यूब सब में भी, ई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा है, पहले नहीं आता था ये सब चीज़। तो वही ई कोर्ट है। थर्ड फेज ई कोर्ट का स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए 7,000 करोड़ अलग से पैसा रखा गया है। समझे? एंट्री डिजी लॉकर तो जानते थे तुम लोग, मैं इंटिटी डिजी लॉकर क्या होता है, गलती से एंट्री बोल दे, इंटिटी डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम क्लास 10 का पढ़ा है, 12 पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, तुम्हारा डिजी लॉकर में वो लॉक हो जाएगा और कहीं पे भी इंटरव्यू जाओगे तो तुम दिखा दोगे सर मेरा ये है सर्टिफिकेट। सिमिलरली इस चीज को एक्सटेंड करके बिजनेस में भी लाया गया है कि किसी को अब बिजनेस करना है तो उसके लिए एंटिटी डिजी लॉकर काम आ सकता है। एंटिटी डिजी लॉकर मतलब है कि लेट से मुझे बिजनेस करना है तो मेरा जीएसटी फाइल्स, बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब वहाँ पे रहेगा और हम किसी को भी दिखा सकते हैं और हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। पहले कहाँ पर्सनल चीज़ था, अब कहाँ पर्सनल इंडिविजुअल का जो चीज़ था, अब उसको एक्सटेंड करके बिजनेस की तरफ मूव किया गया है। समझे ना? तो वही यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट कि एंटिटी डिजी लॉकर को सेटअप किया जाएगा, सेटअप फॉर द यूज बाय, ताकि एमएसएमई उसको यूज करके और बिजनेस को आगे बढ़ा सके। लार्ज बिजनेसेस और चैरिटेबल ट्रस्ट भी बिल्कुल एंटिटी डिजी लॉकर से वो चीज़ है ना, उसका काम कर सकता है और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। देखो 100 लैब भारत में बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, जो कि 5G पे काम करेगा। हम जानते हैं कि आने वाला समय या अभी देखो 5G टेक्नोलॉजी का ही समय है कि नहीं? यदि 5G टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट। तो इसके लिए देखो 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे जो कि सब पूरा 5G सर्विस में काम करेगा, है ना। तुम्हारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा इसके लिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ को रियलाइज किया जा सके। एग्जाम्पल देखो, इसमें सब स्मार्ट क्लासरूम होगा, प्रिसिशन फार्मिंग होगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, हेल्थ केयर होगा, सभी व्यवस्था होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 5G के बिना कुछ नहीं हो सकता है। 5G बहुत जरूरी है। जैसे IoT देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी चाहिए, ड्राइवरलेस कार में भी 5G चाहिए, है ना, हर एक जगह ही 5G चाहिए तुम्हारा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि क्लासरूम देखो, स्मार्ट क्लासरूम चाहिए तो 5G चाहिए टेक्नोलॉजी। 5G जितना इंटरनेट तेज होगा उतना ही हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उतना ही डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। समझे? दूसरा क्या? प्रिसिशन फार्मिंग। प्रिसिशन फार्मिंग मतलब क्या? कितना फर्टिलाइजर लगेगा, कितना पानी लगेगा, कौन सा जगह पर लगेगा, ये ड्रोन के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन फार्मिंग। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या कि मान लो कि तुम एक रोड में जा रहे हो, वहाँ पे सिग्नल लगा है और तुमको बोला है कि आप राइट चले जाओ, राइट से भी आप वहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि लेफ्ट से जाओगे तो बहुत भीड़ है। तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझे? और हेल्थ केयर एप्लीकेशन भी कि आपका डेटा कहीं का भी है, आप कहीं पे भी दिल्ली में भी दिखा रहे हो, एम्स में भी दिखा रहे हो, बताए थे ना वो पहले वाला भी। तो ये सब चीज़ तभी संभव हो सकता है जब 5G सर्विस पे हम काम कर सके।
और 5G सर्विस के लिए ही भारत सरकार ने कहा है कि हम 100 लैब्स क्रिएट करेंगे। बात समझे ना, 100 लैब, ताकि हम और बिजनेस मॉडल को और अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा सकें। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो ये चीज़ जो बताया है ना, तो ऊपर देख लो, ऊपर देखो, सभी चीज एक एक चीज़ करना है, टाइम लगेगा भले ही, देखो मगर इसमें मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, ठीक है, ऊपर देखो मेजर सही है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसके लिए देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो बताया ना, इसका फायदा ये होगा स्टूडेंट कि हम एग्रीकल्चर का सोल्यूशन पता चल जाएगा, हेल्थ का सोल्यूशन पता चल जाएगा और सस्टेनेबल सिटीज का पता चल जाएगा कि कैसे बेटर करें। अभी जस्ट बताया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा। दूसरा देखो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि स्टार्टअप जो एनोनाइज डेटा है, यानी कि डेटा जो पर्सनल डेटा नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा, उस डेटा को यूज करके स्टार्टअप और एकेडमिशिया इनोवेट कर सके, इनोवेशन ला सके। तीसरा देखो विवाद से विश्वास, पहला फेज बताए थे ना, पहला फेज सेकंड फेज दोनों, इसमें सेकंड फेज दिखाया गया, पहला फेज भी था। इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन होता है वो ज़्यादा ना हो, वो कम हो, और इसका फायदा एमएसएमई को होगा, समझे, क्योंकि कोविड के टाइम में एमएसएमई बहुत ग्रसित था, बहुत डिस्प्यूट था, तो उस चीज़ को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास फेज 1 आया था। 2 अभी बता ही दिए सरकार, और तुम्हारा जितने पीएसयू है उसको सुलझने के लिए, है ना। फेज 3 ई कोर्ट्स है, ताकि और ज़्यादा जस्टिस सिस्टम हमारा बेटर हो सके। तीसरा देखो एंटिटी डिजी लॉकर, ये हम करेंगे, और बिजनेस इंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों ही यूज कर सकता है। इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट कि डॉक्यूमेंट्स तुम कभी भी किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हो, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, समझ गए। 100 लैब्स क्रिएट किए जाएंगे 3G सर्विसेज के लिए। इसका फायदा क्या होगा कि पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे अलग अलग सेक्टर्स में, है ना, प्रिसिजन एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड सो ऑन। अब देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाएगा लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर का, और इसका बहुत फायदा होगा। इसका फायदा अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसका फायदा ये होगा कि जो बाहर से हम डायमंड पे डिपेंडेंट है वो घट जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो समझने के लिए बहुत कुछ है स्टूडेंट, ठीक है, पेशेंस रखना, बहुत कुछ समझाने के लिए भी है। देखो 45 देखो यहाँ पे। अब देखो डायमंड जानते हो ना, डायमंड क्या, हीरा। अब देखो डायमंड निकलता कहाँ से, माइनिंग से निकलता है, जिसको हम रॉ डायमंड कहते हैं। बात समझे ना, जो माइनिंग से निकालते हैं उसको रॉ डायमंड कहते हैं। अब तुम ये समझो कि जो रॉ डायमंड है वो कहाँ से, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री से निकलता है। और याद करो कि हम डायमंड लाते कहाँ से, हम डायमंड स्विट्जरलैंड से, बेल्जियम से ज़्यादा लाते हैं। तो वो होता है रॉ डायमंड, यानी कि जो माइनिंग डायमंड है वो वहाँ से हम लाए भारत में। भारत में जो लाते हैं तो हमारे पास भारत में सूरत है ना, जहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है, उसके ऊपर पॉलिशिंग होता है, बहुत खूबसूरत बनता है डायमंड, फिर से जाकर वो एक्सपोर्ट होता है बाहर। मैं अभी हो क्या रहा है, अभी मौजूदा स्थिति में ना, जो माइनिंग डायमंड है यानी कि रॉ डायमंड है वो घट रहा है लगातार। इसका रीजन ये है कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया, क्योंकि अफ्रीका में ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट डायमंड क्राइसिस चल रहा है, डायमंड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि सरकार के बदले में जो वहाँ पे जो दूसरे ग्रुप है, दूसरे ग्रुप मतलब जो बदमाश ग्रुप है, ठीक है ना, जो मतलब कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं हर समय सरकार के साथ, ऐसे ग्रुप लोग पूरा डायमंड माइनिंग पे कब्जा कर लिए हैं। तो अब उसके लिए दुनिया में इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट बना कि ऐसा लोग यदि बेचता है तो उसका डायमंड नहीं खरीदेंगे, सरकार बेचेगा, सॉवरेन कंट्री बेचेगा तभी खरीदेंगे। तो डायमंड कन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, जानते हो, 2-3 साल लगातार ये इशू रहा है, न्यूज़ में रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड, जो रॉ डायमंड बाहर से आ रहा था वो कम हो गया। तो इसलिए जब रॉ डायमंड कम हुआ तो अब हम लेबोरेटरी में डायमंड को प्रिपेयर करेंगे। अब तुमको लगा ये तो बहुत अद्भुत बात है, लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लैब में प्रिपेयर करने का तरीका होता है स्टूडेंट, पहले तो हमें मंगवाना है लैब, हमें क्या कैसे मंगवाना होगा, हमें लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए हमको सीड्स मंगवाना होगा। सीड्स का मतलब क्या है कि रॉ सीड्स मंगवाना होगा, जो कि ग्राफाइट का सीड होगा। आखिर ग्राफाइट से ही निकलता है डायमंड, जो ग्राफाइट का ही एक रूप है। तो जो हम ग्राफाइट जो सीट लेके आए, यानी कि जो रॉ सीट लेके आए, जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट को लैब में क्या करेंगे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सब्जिकेट करेंगे, यानी कि देंगे उसको। जब आप रॉ सीट लेके आए हो, यानी कि आप ग्राफाइट का सीट लेके आए हो, उसको हाई प्रेशर लगाओ, हाई टेम्परेचर लगाओ, तो आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ये भी कॉस्टली चीज़ है, डायमंड में कन्वर्ट। और इसका जो प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे ऑप्टिकल कैपेसिटी हो या कैपेबिलिटी हो, सब सेम रहेगा। तो अब इस ओर हम काम कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट, देखो कि हमें इंडिजिनियस प्रोडक्शन करना है लैब ग्रोन डायमंड्स का। उसके लिए सीड्स और मशीन्स जो भी चाहिए, ठीक है, उसमें हम इंपोर्ट, ताकि हम बाहर से डिपेंड ना हो, आप खुद बना सके, टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी, बाहर से हम डिपेंड ना हो, इसलिए हम लैब ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे सीड पे काम हो सके, ग्राफाइट सीड पे काम हो सके, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से हम डायमंड क्रिएट कर सके लैब में ही, समझे। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड, और जो तुम्हारा बहुत सारे IITs है उसमें एक IITs को दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा 5 साल के लिए कि आप इस पर काम करो, ठीक है। अब देखो, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द कस्टम ड्यूटी रेट ऑन LGDC, यानी कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है बाहर से आएगा ना, वही लैब ग्रोन डायमंड्स का मतलब है कि जो बाहर से अभी सीट आ रहा है, ग्राफाइट सीट आ रहा है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कस्टम ड्यूटी क्या किया, घटा दिया। क्योंकि बाहर से कोई सामान आएगा तो उसको कम पैसा लगाओ, क्योंकि वो फिर एक्सपोर्ट होने वाला है। ये सोचने वाली बात है स्टूडेंट, जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर, आखिर हम वो इंडिया में इंपोर्ट किए किस लिए, ताकि उस पर वैल्यू एडिशन करके हम बेच सके बाहर। तो इसलिए जो भारत में आएगा तुम्हारा जो ग्राफाइट सीड आएगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे, इसका मतलब मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा प्राइस, और उस पर हम वैल्यू एडिशन करके फिर हम बाहर बेच सके। तो इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है कि हमें क्या करना है, कस्टम ड्यूटी कम लगाना है, समझे, LGD सीट के ऊपर, यानी कि लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर। अब देखो, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन इमर्जिंग सेक्टर है, जहाँ पे हम हाई इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, समझ गए ना। और देखो वही बोला है कि जो अब डायमंड निकलेगा लैब से, उसका ऑप्टिकल, केमिकल, फिजिकल सेम रहेगा नेचुरल डायमंड्स के कंपेयर में। बात समझ में आ गया ना। तो कैसे ग्राफाइट सीट से हम लैब में डायमंड बनाने वाले हैं, और उसके लिए हम बहुत सारे IIT में एक IIT को चुनेंगे और 5 साल बोलेंगे कि काम करिए इसके ऊपर।
और उसके लिए जो रॉ आता है, यानी कि जो हमारा लैब ग्रोन डायमंड्स होगा, उसके लिए हम इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर दिए हैं ताकि महंगा ना हो और हम बढ़िया से वैल्यू एडिशन करके उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि जानते हो ना, जेम्स एंड ज्वेलरीज जो बाहर से आते हैं और उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर बाहर से बिकता भी बहुत ज़्यादा है भारत से, इसलिए किया गया। और देखो 46 तो ऐसा है कि एडिटोरियल्स का हिस्सा है वो। मैं हर समय बोला हूँ कि भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का तो अनवील कर ही दिया था, वो चीज़ बजट में दे दिया गया है। उसके लिए देखो लगभग तुम्हारा 20,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा ताकि हम लो कार्बन इंटेंसिटी की तरफ मूव करें, क्योंकि जितना कार्बन कम इमिट होगा उतना ग्रीन एनर्जी बनेगा, है कि नहीं है। हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम फजल फ्यूल पे हम देखो, फजल फ्यूल पे हम कितना डिपेंडेंट है। बाहर देखते हो बाहर से 85% हमारा क्रूड ऑयल आता है बाहर से, वही सऊदी अरब, इराक सबसे आता है। तो उसको कम करना है, उसके लिए हमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे काम करना होगा। और हमारा टारगेट है कि हम 5 मिलियन मैट्रिक टन्स 2030 तक हम उत्पाद करें हाइड्रोजन का। देखो 35,000 करोड़ इसके लिए दिया गया है स्टूडेंट, ताकि हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सके। एनर्जी ट्रांजिशन रातों रात तो नहीं होगा, तो अभी भी जानते हैं कि हमारा फजल फ्यूल में पूरा डिपेंडेंट है, अभी भी कोयला से ही इलेक्ट्रिसिटी बनता है। यदि हमको इसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है तो समय लगेगा, बट वी हैव टू डू इट। और जानते हो कि ग्लासगो समिट का मोदी जी का प्रण, मोदी जी ने क्या बोला था ग्लासगो समिट में कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहेंगे। तो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल बनने के क्रम में ही ये सब बात किया गया है कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन करने और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, जो कि तुम्हारा किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आएगा, समझे, ताकि हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सके। स्टूडेंट होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अभी आगे देखो 48 देखो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसका देखो याद करो, गीगावाट बताए थे ना कि बहुत बड़ा बैटरी जिस पे अडानी अंबानी भी खर्च कर रहा था पैसा, याद होगा तुम लोग को, ये बहुत न्यूज़ में रहा है फिलहाल कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा। कितना मेगावाट का? 4000 मेगावाट का। और कोई भी गैप आया, कहीं पे भी कोई दिक्कत हुआ तो उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दिया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग कब दिया जाता है? जब मान लो कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई तुमको नुकसान हुआ, तो भारत सरकार तुमको अलग से पैसा देने के लिए तैयार है। ये सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी तो मुफ्त में दिया जाता है। ये तब दिया जाता है जब मान लो कि आपका पूरा नहीं हो पाया। जैसे उड़ान में भी वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया गया था। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब जो चीज बच गया वो सरकार हेल्प कर देगा आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा स्टोरेज सिस्टम बेटर हो। बैटरी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है? बैटरी स्टोरेज सिस्टम बेटर होने का मतलब देखते हो ना, अब अभी का समय क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब समय है तो बैटरी स्टोरेज व्यवस्था होना चाहिए आपके पास। लिथियम आयन बैटरी होने चाहिए आपकी कंट्री में। तो लिथियम आयन बैटरी का कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा? तो इसी तरह बढ़ेगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग करके या फिर कंट्री में इकोसिस्टम क्रिएट करके, उस तरह का। बात समझे ना? देखो यहाँ 49 बिल्कुल उसी के आसपास का बताया गया कि मान लो कि इंडिविजुअल हम हो या लोकल बॉडीज हो, कंपनीज हो, कोई भी, यदि वो सस्टेनेबल लाइफ फॉलो कर रहा है। सस्टेनेबल लाइफ मतलब मान लो कि हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट के प्रति, तो हमको भी इंसेंटिवाइज मिलेगा सरकार की तरफ से। ये अपने आप में बड़ी बात है। इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, लोकल बॉडीज को भी मिल सकता है और कंपनीज को भी मिल सकता है। बिल्कुल इसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इन्वोक किया गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तुम जाकर वहां भी मैच कर सकते हो। यानी कि बिहेवियर चेंज लाने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है अंडर योर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इससे क्या हुआ कि यदि हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिव एक्शन है मेरा, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शन है मेरे, जो मैं कर रहा हूं, जो हरकत कर रहा हूं, चाहे इंडिविजुअल का हरकत हो, चाहे लोकल बॉडी का हरकत हो, चाहे कंपनी का हरकत हो, अच्छा बेटर हरकत है, सस्टेनेबल हरकत है, तो इनको अलग से पैसा दिया जाएगा। उसके लिए देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बनाए गए हैं। देख रहे हो ना, बहुत इनोवेटिव आइडियाज सब है ये भारत सरकार का इस बार बजट में। उसका देखो पीएम प्रणाम। क्या होता है पीएम प्रणाम? प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मतलब है कि हम स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को कहेंगे कि आप केमिकल फर्टिलाइजर को यूज मत करो, आप बायो फर्टिलाइजर को यूज करो। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे स्टेट प्रयास करते हैं, बायो कंपोजिटिंग के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर का प्रयास कर रहे हैं, पर दिक्कत पता है क्या है? अब सेंटर के द्वारा इंसेंटिव ही नहीं मिलता है। तो इस बार सेंटर ने अपना इंटेंशन क्लियर किया स्टूडेंट, और सेंटर बोल रहे हैं कि यदि आप अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज करते हो, यानी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हो, आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, बायो कंपोजिट यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल हम आपको इंसेंटिव देने के लिए तैयार है। तो ये भी देखो, अब ये क्या है? ये सब बहुत अच्छा चीज़ है ना। इससे प्रिसिशन एग्रीकल्चर होगा, इससे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होगा, इससे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऐसे जो नए नए टेक्निक्स है जो कि बहुत पहले का है, उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, समझे। तो देखो यहाँ पे पीएम प्रणाम विल बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी कि आपको बहुत कम यूज करना है और कोशिश करना है कि आप बायो फर्टिलाइजर को यूज करो, अल्टरनेटिव यूज करो, क्योंकि फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करोगे ना केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे आपका जो सोइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो सब खराब हो जाता है। आगे देखो, अब इसमें समझोगे वही, अभी थोड़ी देर में ये समझोगे ये जो फिगर दिया गया है, बट इससे नीचे समझ सकते हो। मैं फिगर फिर से ऊपर जाकर समझाऊंगा क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तुमको नीचे। देखो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देखो क्या गजब का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम सेल किए हैं। देखो 10 लाख हमारा बिका है 2022 में, हमारा 2022 में 10 लाख व्हीकल्स बिका है, ई व्हीकल्स। देखो ना 21 में केवल 3 लाख बिका था। देख रहे हो ना स्टूडेंट, आंकड़ा देख रहे हो? यानी कि एक साल में हमने क्वांटम जंप किया है। 2020 में हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बिका था? लगभग 1 लाख करोड़, 1 लाख। 2021 में देखो 3 लाख, और 2022 में क्वांटम जंप है 10 लाख। और 10 लाख जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिका है उसमें ज़्यादातर तुम्हारा 2 व्हीलर है। और 2 व्हीलर बिकने का मतलब क्या है? कि मिडिल क्लास ठीक है, बताए थे ना, यानी हेल्दी प्रैक्टिस है। देखो इसी के लिए कौन सा प्रोग्राम लगाया गया था कोमल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए? कौन बोलेगा जल्दी बताओ। फेम 1, फेम 2, फेज, कहाँ याद है कुछ भी? हाँ देखो आगे देखो, गोवर्धन प्रोग्राम, देखो गोवर्धन प्रोग्राम भी है। 51 देखो, अंडर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोकार्बन रिसोर्सेज धन, इसका मतलब गोवर्धन, सिंपल गोवर्धन याद कर लोगे। गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत
लगभग तुम्हारे 500 प्लांट्स बनाए जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास कंट्री में बहुत सारा एग्रो प्रेजेंट है ना, प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे पास, आज जिसको हम कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट करके हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसमें जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना है, इसलिए 500 ऐसे है ना, 500 ऐसे प्लांट्स को वो किया जाएगा ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को बल दिया जा सके। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब? रिसाइकल किया जा सके, सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल, आप समझे। और वेस्ट से हमें एनर्जी क्रिएट करना है, वेस्ट से हमें वेल्थ क्रिएट करना है। अब देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बैठाए जाएंगे। अब 200 में स्टूडेंट 75 जो होगा वो अर्बन का होगा, लिख लो, वहां पे दिया नहीं गया है, 75 तुम्हारा अर्बन का होगा, 75 अर्बन का होगा, बाकी तुम्हारा रूरल का होगा। यानी कि दोनों को जोड़ दोगे तो 200 कंप्रेस्ड बायोगैस होंगे, 300 कम्युनिटी होंगे, 300 कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी मिलकर इस तरह का प्लांट चलाएगा। तो टोटल यदि हम प्लांट कहें स्टूडेंट तो 200 प्लस 300, 500 ऐसे प्लांट हो गए। और इसके लिए भारत सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? 10,000 करोड़ का करेगी। तो देखो कर क्या रहे हैं हम लोग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, गोवर्धन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारा हम न्यू प्लांट्स क्रिएट कर रहे हैं, 500। और 500 का भी रेंज दिया गया कि 200 क्या होगा हमारा, 200 प्लांट तुम्हारा कंप्रेस्ड बायोगैस का होगा और 300 कम्युनिटी वाला होगा, यानी कम्युनिटी लोग आके कर रहे हैं। और इसके लिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा। और आने वाले समय में 5% तुम्हारा CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, जो तुम्हारा बायोगैस है वो मैंडेट हो जाएगा। यानी कि देखो याद करो तुम लोग, पेट्रोल पे इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा ना, 2025 तक 20% तुम्हारा क्या होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। सिमिलरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि नेचुरल गैस क्रिएट कर रहे हैं या बायोगैस क्रिएट कर रहे हैं, उसको कम से कम 5% कंप्रेस्ड बायोगैस को यूज करना ही होगा ऐसे प्लांट को। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? यानी कि 5% कंपलसरी मिक्स करना होगा। मान लो कि आने वाले समय में 100% आपके पास नेचुरल गैस है तो उसमें 5% क्या होना चाहिए, क्या चीज का ब्लेंडिंग होना चाहिए, हाँ कंप्रेस्ड बायोगैस का होना चाहिए। और ये कंपलसरी कर रहा है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कंपलसरी है ना, और 2025 तक हमें 20% क्रिएट करना है। सिमिलरली उसी लाइन पे ये कर रहे हैं और उसके लिए हम गोवर्धन प्रोग्राम चला रहे हैं। तो गोवर्धन प्रोग्राम बोलेगा तो सब कुछ बता देना, समझ गए। देखो नेक्स्ट 3 ईयर्स में क्या होगा, सरकार 1 करोड़ फार्मर्स को है ना प्रोत्साहित करेगी कि आप नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करो। क्या होता है नेचुरल फार्मिंग, यानी कि उसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज मत करो, यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सबसे बेस्ट है। नेचुरल फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आ सकता है जहां पे हम नेचर को यूज करें। और एक्चुअली ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ही एक्चुअल में नेचुरल फार्मिंग का एग्जांपल है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम अर्थवॉर्म सबको यूज कर रहे होते हैं, याद है ना तुम लोग को, बिल्कुल उसको यूज करना। और कैसे यूज, उसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि वहां से उसको लाभ मिल सके, फार्मर्स को हेल्प मिल सके, फार्मर को ट्रेनिंग मिल सके, फार्मर्स को है ना बहुत सारा इनपुट मिल सके। इतना ही नहीं, देखो मिस्टी क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। यानी कि हमें क्या करना है, मैंग्रोव्स को बचाना है, सिंपल। मैंग्रोव्स कितना इंपॉर्टेंट है, देखते हो ना सुंदरबन का मैंग्रोव जो है कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइक्लोन वगैरह आता है, बड़ा बड़ा तूफान आता है, मैंग्रोव्स बचाता है कि नहीं बताता है? मैंग्रोव का प्लांट होता है, ठीक है, बहुत डिफरेंट प्लांट्स होता है। तो मिस्टी जो प्रोग्राम है उसमें हम मैंग्रोव प्लांटेशन का बात करते हैं, समझे, कोस्ट लाइन में या फिर सॉल्ट पैन लैंड्स में, जहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट्स है जो कोस्टल लाइन्स में ही होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंग्रोव का फॉरेस्ट लगाएंगे। और पैसा कहाँ से आएगा, जो MG नरेगा का जो फंड था ना, वहाँ से कुछ फंड आ जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा, देखो यहाँ ले रहा है। और कैंपा फंड भी, कैंपा फंड जानते हो तुम लोग ना, कैंपा फंड वही क्या है, कैंपा बताओ जरा, कैंपा फंड का मतलब क्या होता है? यानी कि आप एक फॉरेस्ट को काट के दूसरे एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हो तो आपको फंड देना पड़ता है ना। और याद करो कैंपा फंड में 90% जो फंड है वो स्टेट को जाता है और 10% ही स्टेट सेंटर को जाता है, बताए थे कभी क्लास में। तो वो कैंपा फंड से यूज होगा किसके लिए, मिस्टी प्रोग्राम के लिए, या फिर MG नरेगा का फंड से यूज होगा मिस्टी प्रोग्राम के लिए। समझ में आ गया ना, ये सब प्रयास किए जा रहे हैं स्टूडेंट। देखो अमृत धरोहर, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड को बल देने के बाद, वेटलैंड कितना इंपॉर्टेंट, याद करो वेटलैंड बोलेंगे तो क्या याद आएगा, रामसर साइट याद आएगा तुम लोग को ना, रामसर साइट ईरान का जगह, और उसमें रामसर साइट यदि पढ़े हो तो उसमें वाइज यूज लिखा गया है, रिमेंबर, बिल्कुल। तो देखो अमृत धरोहर का मतलब है कि वेटलैंड को बचाने का प्रयास, जो कांवड़ झील है ना जी वो भी तो वेटलैंड ही है, समझे। आने वाले 3 साल में इस वेटलैंड का ऑप्टिमल यूज करना, ऑप्टिमल मतलब वही वाइज यूज करना है, और कोशिश करना है कि बायोडाइवर्सिटी इनहांस हो और बढ़े बायोडाइवर्सिटी इसका, कार्बन स्टॉक भी बढ़े इसका, यानी कार्बन को और ये अपने अंदर संभाले, यानी कि स्टोर करे, और इको टूरिज्म भी बढ़ावा दे ताकि लोकल कम्युनिटी को फायदा हो। तो यही तुम्हारा अमृत धरोहर है। तो पूछेगा कि बजट में अमृत धरोहर किसके बारे में बात किया गया है, तो अमृत धरोहर वेटलैंड को ऑप्टिमल यूज करने के लिए किया गया है, समझे, ताकि जो वेटलैंड का जो यूज है बायोडाइवर्सिटी को इनरिच करने का, कार्बन स्टॉक को बढ़ाने का, टूरिज्म को बल देने का, ये सब चीज हो सके और लोकल कम्युनिटी को वहां से इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और उसको इनकम भी बढ़ सके। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है 55 कोस्टल शिपिंग। देखो कोस्टल शिपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आज इतना महंगा लगता है हमारा, एक सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में, जानते हो 14 से 15% ऑफ द GDP इतना हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है। और हमारा भारत सरकार का क्या एम है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बिलो 10% होना चाहिए, याद है ना तुम लोग को। तो कोस्टल शिपिंग प्रमोट किया जाएगा, जैसे मान लो ना पैरादीप पोर्ट है, पैरादीप पोर्ट जानते हो तुम लोग, कहाँ पे है पैरादीप पोर्ट? पैरादीप पोर्ट गुजरात में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, सुनो, एक तो तुम लोग आता है मगर तुम लोग भूल जाते हो, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते हो। यहाँ देखो, मान लो कि पैरादीप पोर्ट से तूतीकोरिन पोर्ट जाना है, ठीक है, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, तूतीकोरिन पोर्ट है ना नीचे, हाँ, मान लो कि पैरादीप पोर्ट से तूतीकोरिन पोर्ट जाना है तो केवल गुड्स ही नहीं जाएगा, केवल फ्लाइट्स ही नहीं, फ्लाइट्स मतलब गुड्स, पैसेंजर भी जा सकते हैं। तो अब कोस्टल शिपिंग में जब हम गुड्स का भी ऑप्शन दे दिए, पैसेंजर का भी ऑप्शन दे दिए, तो कहीं ना कहीं हम टूरिज्म को बल दे रहे हैं।
और साथ साथ हम शिपिंग में यदि गुड्स का भी इजाजत दे रहे हैं तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट कि कोस्टल शिपिंग को प्रमोट किया जाएगा ताकि जो लोअर कॉस्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कोस्टल शिपिंग उसको प्रमोट किया जाए, पैसेंजर और फ्राइट दोनों के लिए है। इसके लिए तुम्हारा PPP मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पे होगा, और कोई भी गैप रहा तो वायबिलिटी गैप फंडिंग हो जाएगा, यानी कि सरकार आगे देख लेगी उसको। समझ में आ गया ना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए था? स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना, युवा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये 4.0 आ रहा है, यानी कि ये 4th फेज है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जॉब ट्रेनिंग पे काम किया जाएगा, इंडस्ट्री पार्टनरशिप होंगे, ठीक है, और इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि इंडस्ट्री ही आके बच्चे लोग को ट्रेनिंग देंगे। समझ गए ना? अब देखो भारत, देखो मोदी जी बोलते हैं ना कि भारत की तरफ ना दुनिया ऐसे करके बैठा हुआ है कि क्या भारत दे देगा अभी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा यूथ का पोटेंशियल है और हमारे कंट्री में बहुत यूथ है, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर है कि जहाँ पे हमारी यूथ जो बहुत ही खूब कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, है ना, कोडिंग कर सकता है, देखो आईटी कितना भव्य है भारत में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो सकता है, रोबोटिक्स में हो सकता है, मैकाट्रॉनिक्स में हो सकता है। क्या होता है मैकाट्रॉनिक्स? इंजीनियरिंग ब्रांच में बाबू मैकाट्रॉनिक्स जो है ना एक सब्जेक्ट होता है, जो कि हम लोग भी पढ़े थे एक सेमेस्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैकाट्रॉनिक्स। उसमें सिखाया जाता है कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो सेक्टर हो कैसे इंटररिलेट कर सकते हो एक दूसरे से। जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, सबको एक साथ कर देना। जैसे एग्जांपल देखो, हार्ड मशीन जो बनता है ना, हार्ड मशीन में पहले सॉफ्टवेयर में उसको सिमुलेट किया जाता है, फिर उसको हार्डवेयर में किया जाता है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर देना ही मैकाट्रॉनिक्स है। ड्रोन्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, ये सभी पे काम करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये उभरता हुआ चीज़ है दुनिया का, और भारत में इस चीज़ को लेकर स्किल डेवलप कराना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आया है। इसके लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी भारत में बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, ताकि इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैकाट्रॉनिक्स का, उसको हम टैप कर सके और भारत बेस्ट इसमें कर सके। आगे देखो स्टूडेंट, स्टिपेंड यानी कि स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा 47 लाख यूथ को 3 इयर्स में, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा। और ये किसके लिए? अप्रेंटिस प्रोग्राम है, यानी कि बच्चे लोग को ना ट्रेनिंग करवाने के लिए प्रोग्राम है। जैसे देखते हो ना, कोई बच्चा PhD कर लेता है तो उसको अलग से पैसा मिलता है ना, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है, मेहनत किया है। सिमिलरली 47 लाख यूथ को 3 साल के लिए स्टिपेंड दिया जाएगा, वो अलग से पैसा दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएंगे बच्चे लोग के लिए, ताकि ये लोग का प्रतिभा स्किल और निखर सके। अब देखो 50 डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया जाएगा टूरिज्म के लिए, 50, ताकि बाहर के भी लोग ना आ सके, हमारे कंट्री में अट्रैक्ट हो सके। ऐसे भी देखो इंडिया एक्चुअल में जितना टूरिज्म देखते हो उससे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है भारत, है ना, कितना खूबसूरत है इंडिया, है ना। अब केरल का बात, केरल कितना खूबसूरत है ना, केरल ही नहीं और भी बहुत सारी जगह खूबसूरत है, तो इसको हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसलिए 50 डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि टूरिज्म डेवलप हो सके। और जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब तुम्हारा एक ऐप में आ जाएगा, तो कोई भी आदमी जो स्विट्जरलैंड में बैठा है वो भारत में आना चाहता है, कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आराम से उस ऐप को देख के वो आ सकता है, ठीक है। वो 50 डेस्टिनेशन कहीं पे भी आकर विजिट कर सकता है, बुकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा वहीं पे। देखो यूनिटी मॉल, अभी तक ये सुना नहीं होगा, बहुत अनोखा चीज़ है यूनिटी मॉल। देखो स्टेट इंकरेज करेगा ताकि यूनिटी मॉल हो उसके कैपिटल में। जैसे देखो उत्तर प्रदेश कोशिश करेगा कि उसका एक मॉल हो लखनऊ में, कानपुर में, ऐसे जगह पे, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स है उस स्टेट का वो वहाँ बिक सके। जैसे हम लोग बात करते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो वो सामान, ठीक है ना, जैसे GI टैग लगा हुआ सामान, जैसे मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला है कि नहीं मिला है, उसी तरह रसगुल्ला को भी मिला है ना बंगाल का, इस तरह बहुत सारा प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, समझे ना। और हैंडीक्राफ्ट विश्वकर्मा वाला आया था कि PM विश्वकर्मा वाला जो प्रोग्राम आया था, PM विकास वाला, तो ऐसे प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तुम्हारे यूनिटी मॉल में बिक सके। देख रहे हो ना, सरकार कितना मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपने भर, अच्छी बात है। देखो स्टेट इंकरेज करेगा यूनिटी मॉल हो उसके कैपिटल में या फिर तुम्हारा टूरिज्म सेंटर में, इंपॉर्टेंट सेंटर, ताकि हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो सपना है वो पूरा हो सके, प्रमोशन हो सके, बिक सके, GI प्रोडक्ट बिक सके, और भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, समझ गए ना। अब देखो अपना देश इनिशिएटिव 60 नंबर देखो, सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग किया जाएगा, अलग अलग सेक्टर को स्किल किया जाएगा, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाएगा, ताकि जो हमारा इनिशिएटिव है देखो अपना देश, इस इनिशिएटिव को हम बढ़ा सके। क्या होता है देखो अपना देश, भारत को खुद देखो ना, भारत कितना विशाल है, भारत में कितना पोटेंशियल, इसलिए स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। देखो उसके लिए अब अपना देश देखो ना, अभी जस्ट ये गया था ना गंगा से यहाँ, क्या था, फेरी क्या, कौन सा प्रोग्राम था आलोक, तो यहाँ से गया था, हाँ गंगा विलास, बिल्कुल वही है, गंगा विलास ही है वो, गंगा विलास है जो यहाँ सिमरिया से गया था गुवाहाटी की तरफ, बांग्लादेश क्रॉस करते हुए जाएगा। देखो अपना देश के लिए हम थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स यानी कि स्वदेश दर्शन स्कीम सबको कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी भारत में धर्म स्थल रहा है सबको इंटीग्रेट करेंगे और जोड़ेंगे, ताकि हमको अपने देश के बारे में समझ में आ सके, और इसे टूरिज्म सेक्टर भी प्रमोट होगा, बात समझे। और देखो जानते हो जियोकॉन्ग विलेज जानते हो, चाइना जो बॉर्डर एरिया में बना रहा था और जिसकी वजह से हम पीछे हो रहे थे, तो उस चीज़ को भी ध्यान में देखो, जियोकॉन्ग विलेज का ही फोटो दिया गया वहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि चाइना अट्रैक्ट कर रहा है बॉर्डर एरियाज वाले लोग को, तो उसको काउंटर करने के लिए हम भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो भी हम करेंगे जानबूझ के चाइना बॉर्डर एरिया को काउंटर करने के लिए, और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, ताकि स्पेशली बॉर्डर विलेजेस में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो हो सके, ठीक है। इतना कुछ पॉइंट था इस तुम्हारा इसमें, समझ गए ना।